हेलो स्टूडेंट, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे आवेशों के गुणधर्म। एक दो रिमेनिंग है, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विद्युत आवेश का संरक्षण। ये नियम हमको क्या बोलता है, ये सिद्धांत क्या बोलता है हमको कि किसी भी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। विलगित निकाय मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, एक निकाय का कुल आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अर्थात किसी विलगित निकाय का या किसी विलगित निकाय के आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना हम उसको नष्ट कर सकते हैं। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो चार्ज को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम चार्ज को बना सकते हैं। सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण। ठीक है। आवेश संरक्षण के हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको हम पढ़ते हैं। जैसे जब हम एक कांच की छड़ को, किसकी छड़ को, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। किससे रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी उसमें धनावेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी उसमें क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो जब इन दोनों को रब किया जाता है तो इसमें कैसा आवेश आ जाता है, पॉजिटिव। और रेशम के कपड़े पे कैसा आवेश आ जाता है, ऋणावेश। पर हमको एक बात पता है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वहां उतने ही इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो हम कह सकते हैं कि कांच की छड़ पर जितना धनावेश आता है रेशम के कपड़े पे उतना ही क्या आता है, ऋणावेश आता है। तो जब हम टोटल चार्ज निकालेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में ऐसे दोनों को रबिंग प्रोसेस में जो आवेश आया वो आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है। इससे हमको ये पता चल गया। देखो इसके एग्जांपल देखते हैं हम। देखो जब एक इलेक्ट्रॉन और इसका प्रतिकरण पॉजिट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये है पॉजिट्रॉन। क्या, जब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं तो इनका क्या होता है, विनाशीकरण होता है, और जिससे विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्पन्न होती हैं, और जो कैसी रहती हैं, आवेश रहित। तो हम कह सकते हैं इससे विद्युत चुंबकीय विकिरणें, और विकिरणें सबसे ज्यादा एनर्जी की कौन सी होती है, गामा। और एनर्जी भी इनकी कैलकुलेट की हुई है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना। तो ये जो विनाशीकरण की प्रक्रिया, शून्यकरण की प्रक्रिया हुई, उसमें क्या हुई, हमारे पास विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्पन्न हुई, और जो क्या रहती हैं, आवेश रहित रहती हैं। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप नहीं जानते पॉजिट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन तो अभी अभी हमने पढ़ लिया है, पॉजिट्रॉन का क्यों जरूरत हुआ इसकी भी स्टोरी है, पूरा डिटेल है कि क्यों हमको मानना पड़ा कि एक और कण होता है पॉजिट्रॉन। पर अभी इतना सा समझे बस, क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हमने परमाणु बम और ये सब बना लिए थे, तो हमको आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छा समीकरण से उसको एक्सप्लेन किया था, E बराबर mc², कि जो मास है पदार्थ का, थोड़ा सा मास, वही किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। और ये सारे जो थे परमाणु बम और ये सब, इनमें क्या आता था, बहुत अपार मात्रा में ऊर्जा ही तो आती थी। तो यहां से हमको पता चला कि कुछ पदार्थ तो क्या होता है, नष्ट। अपदार्थ में सबसे छोटा कण क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो बोला कि जब ये विस्फोट होता होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते होंगे, नष्ट। लेकिन अगर कुछ इलेक्ट्रॉन नष्ट होंगे किसी पदार्थ से तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी। तो क्या हो जाएगा, उस वस्तु पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और आवेश क्या नहीं रहा, संरक्षित नहीं रहा। तो इसको एनिहिलेशन भी बोलते हैं। उससे भी हम इस टॉपिक से भी इसको समझ सकते हैं, हमारे सिर्फ एग्जांपल दे रखे हैं। एनिहिलेशन मतलब आवेश का जोड़ी में नष्ट होना। कि आवेश एक नहीं होता, हमेशा किस में होता है, जोड़ी में नष्ट होता है। तो उससे वो चार्ज कंजर्व्ड की प्रॉपर्टी सेव नहीं हो रही थी कि एक इलेक्ट्रॉन नष्ट हो गया तो उस वस्तु पे तो कैसा आ जाएगा, धनावेशित। तो बोला कि ये हमेशा पेयर में ही क्या होता है, नष्ट। जितना इलेक्ट्रॉन पे आवेश है उतना नष्ट हो गया, उतना ही कोई और पॉजिटिव आवेश होगा जिसकी वजह से ये शून्यकरण की अभिक्रिया होगी। तो स्टार्टिंग में तो हमने माना था, आज हम इसको प्रूव भी कर चुके हैं कि भैया ये क्या है, एक और कण है पॉजिट्रॉन। एक होता है कण इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाभिक में भी रह सकता है और नाभिक के चारों तरफ क्या लगा सकता है, रिवॉल्व भी करता रहता है। एक कण होता है कौन, पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन है
ये सदैव किस में रहता है, नाभिक में। दोनों का द्रव्यमान क्या रहता है, समान रहता है। ऐसा हमने मान के उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, वो हमारे आगे डिटेल में आएगी, तब हम उसको डिस्कस भी करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझे कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में मिलकर टक्कर करते हैं, कोलिजन करते हैं, तो उससे अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है, गामा किरणें निकलती है, गामा विकिरणें निकलती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में भी आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहता है, संरक्षित। तो हम कह सकते हैं चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। आवेश कैसा है, संरक्षित है। यहां से भी हमको यही पता चलता है। क्लियर है बात। और हम इसके बारे में और भी देख सकते हैं। किसी को लग रहा हो कि भैया ऐसे टक्कर करते हैं तो उससे विकिरणें कैसे, देखो आपस में टक्कर हुई और पदार्थ अब किसमें बदल गया, विकिरणों की फॉर्म में। ऐसा संभव है। देखो इन पे मास कितना कम होता है, आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। दोनों कैसे चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज पे कौन सा बल लगता है, विद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा, आकर्षण वाला। और आकर्षण का बल इतना स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों, क्योंकि देखो इसका मास बहुत कम, मास बहुत कम, तो एक्सेलरेशन, त्वरण। अगर फोर्स कम भी लगाएंगे, मास की जगह ये लिखेंगे, तो ये 10 का पावर -31 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10 का पावर +31। एक्सेलरेशन ज्यादा तो वेग ज्यादा, और वेग ज्यादा तो ये एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से क्या करते हैं, टक्कर। ऐसा माने एक कार, दो कारें हैं 150 की स्पीड से आ रही हैं, अब टकराई तो क्या हुआ, कचूमर। क्या हुआ, उससे विकिरणें के पदार्थ किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, ऊर्जा में। बहुत सारी ऊर्जा अपार मात्रा में निकलती है। और ये विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरणें ये क्या रहती है, आवेश रहित रहती है। आवेश रहित। तो इससे हम कह सकते हैं कि आवेश कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो हमने क्या किया है, आवेश से पदार्थ बना लिया। आवेश से क्या बना लिया, एक पदार्थ बना लिया। देखो नेक्स्ट, देखो ऐसा भी हो सकता है कि हम आवेशी बना लें। क्या बना लें, आवेशी बना लें। देखो प्रकृति में ऐसी सिमेट्री होती है कि कोई प्रोसेस ए से हमने बी को जनरेट कर लिया, तो अब हम बी से ए भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऐसा ही इसमें सोचा। पहले तो देखो साइंटिस्टों ने ये थ्योरी मानना था कि ऐसा संभव है, पर अभी 5-10 साल पहले ही हमारे पास बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट आ गए और उनसे हम इन चीजों को क्या भी कर चुके हैं, लैब में प्रूफ भी कर चुके हैं। क्या, कि हम गामा विकिरणों से, विद्युत चुंबकीय विकिरणों से क्या भी बना सकते हैं, आवेश भी बना सकते हैं। वो कैसे, तो बोला कि गामा, इसके पास बहुत सारी एनर्जी, और इससे क्या भी बनाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या, पॉजिट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन कैसे, क्या, कि जब एक भारी धातु, जैसे हम ले ले प्लेटिनम, बहुत ध्यान से देखें, ये चीजें हमारे आगे आएंगी। प्लेटिनम एक भारी धातु, प्लेटिनम पर जब विकिरणों को क्या किया जाता है, आपतित किया जाता है, तो ये भारी धातु, इससे विकिरणें पार तो नहीं निकल पाती है, गामा विकिरणें इसमें समा जाती है, इसमें दब जाती है। और हमको चीज पता है, कोई विकिरणें हैं, जब उनको दबाएंगे 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 तो क्या बन जाता है, पदार्थ। पर पदार्थ के टाइम हमने देखा कि वो एक नहीं थे, उसमें दो कण थे, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। तो इसका विपरीत प्रोसेस भी होता है, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं युग्म उत्पादन। क्या बोलते हैं, युग्म उत्पादन। तो इसमें भी आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। चाहे इलेक्ट्रॉन और उसका प्रतिकण पॉजिट्रॉन आपस में विनाशीकरण करें, तब भी विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्पन्न होती है, उसमें भी आवेश क्या रहता है, संरक्षित। और विद्युत चुंबकीय विकिरणों से इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन कणों के युग्म उत्पादन प्रक्रिया में भी आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ये भी हम देख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आवेश संरक्षण का, केमिकल रिएक्शन और मैकेनिकल रिएक्शन, मतलब रेडियोधर्मी क्षय और नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश क्या रहता है, संरक्षित। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक यूरेनियम है 92, 238,
ये स्वतः ही इसका क्या होता रहता है, विघटन होता रहता है, और ये विघटित होके ये हमारे पास बनता है थोरियम 90 234 प्लस में एक 2He4 हीलियम का कण भी निकलता है, जिसको क्या भी बोलते हैं, अल्फा कण। ये क्या है, थोरियम, और ये क्या है, यूरेनियम। तो इस नाभिकीय रिएक्शन में भी आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अगर हम प्रारंभ में आवेश चेक करें, प्रारंभ में आवेश तो किसके बराबर है, 92E के बराबर है। अगर हम रिएक्शन के बाद चेक करें, अगर हम इसी चीज को बाद में चेक करें, अंत में आवेश चेक करें, तो यहाँ पे कितना है 90 और यहाँ पे कितना है 2, तो 90 + 2 कितना आ गया 92। यहां से भी हमको क्या पता चलता है कि दोनों में आवेश समान है, क्रिया से पहले और क्रिया के बाद, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद। तो हमको समझ में आ गया कि आवेश क्या रहता है। आवेश संरक्षण पे कई बार एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। क्या कहता है कि आवेश संरक्षण के नियम का उपयोग करते हुए कोई भी नाभिकीय अभिक्रियाओं में कोई तत्व है X, उसको पहचानो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे C612 + 1H1 चेंज दिस X। तो क्या बोलता है, X बताओ, X कौन, X को पहचानो, ये कौन सा तत्व है। तो हम क्या पता कर लगाएंगे, चार्ज पता लगाएंगे X पे, चार्ज कितना है, चार्ज से प्रोटोनों की संख्या आ जाएगी, वहां से हम क्या निकाल देंगे कि तत्व कौन सा है। तो हमको एक तरीके से क्या निकालना है, QX, और जो किसके बराबर होगा, क्योंकि इधर का आवेश और इधर का आवेश क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए रिएक्शन में, तभी तो आवेश संरक्षण के नियम की क्या होगी, पालना। तो QX निकालना है, तो हम क्यों बता देंगे किस पे, C6 12 पे, और क्यों बता देंगे 1H1 पे। अब आप सबको पता है इस पे कितने कितने हैं, इस पे कितना है 6E, इस पे कितना है 1E, कितना हो गया 7E। 7 किस में आता है, सबको पता है किस में आता है, नाइट्रोजन में। तो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे X कौन है, नाइट्रोजन। विद्युत आवेश की निश्चितता, देखो, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस इनवेरियंस का क्या मतलब है, निश्चितता का क्या मतलब है, वो हम समझते हैं। देखो, आवेश है जो निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है, मतलब आप सीधा सीधा तो आप ये समझो, कोई भी वस्तु है वो किसी भी चाल से गति कर रही हो, उसकी चाल कुछ भी हो, उसके आवेश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस वस्तु का। जैसे विरामावस्था में आवेश किसके बराबर होगा, गतिशील अवस्था के आवेश के बराबर। गतिशील अवस्था में आवेश, कि किसी वस्तु की चाल कुछ भी हो, उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको बोलते हैं विद्युत आवेश की निश्चितता। कि कोई भी आवेश किसी वस्तु पर है, वो विरामावस्था में जितना है उतना ही किसमें होगा, गतिशील अवस्था में। ये है इसका मीनिंग। जैसे मास, इससे सिमिलर प्रॉपर्टी क्या होती है, मास। पर मास द्रव्यमान है, वो क्या करता है, जब गति करता है कोई पदार्थ या कोई वस्तु, तो उसके द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन। वो हमने 11th में भी देखा था, कैसे परिवर्तन होता है। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, m बराबर m0 1 - v²/c² का रूट। यहाँ पे m0 है, ये विराम द्रव्यमान या विराम अवस्था का द्रव्यमान। ये क्या है, प्रकाश की चाल, जो उनको पता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये क्या होता है, उस वस्तु या पदार्थ की चाल, ये वस्तु की चाल। और इससे हमको क्या पता चलता है, अगर हमारा ये वेलोसिटी है v, ये लगभग बराबर किसके आ जाए, c के, इसके आसपास भी आ जाए, या v बराबर c हो जाए, तो देखो 1 - 1 कितना, 0, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, अनंत। मतलब अगर वस्तु का वेग आसपास भी होगा तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इंक्रीज, गतिशील वस्तु का। जबकि ऐसा चार्ज में नहीं होता है,
चार्ज में विरामावस्था में भी वही आवेश है और गतिशील अवस्था में भी वही आवेश है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम विद्युत आवेश की निश्चितता।